हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, इट इज़ कॉस्टिंग यू योर प्रेशियस अटेम्प्ट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखो, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो हमें इमेंस फियर फील हो रहा होता है। किस चीज़ का फियर है ये? फेल हो जाने का फियर, ठीक है। इस फियर की वजह से हम जितना ऑप्टिमल परफॉर्म कर सकते हैं उतना ऑप्टिमल परफॉर्म ही नहीं करके आते, ठीक है। तो जब हम परफॉर्म ही नहीं करके आ रहे तो रिज़ल्ट तो ख़राब होगा ही। अब ये रिज़ल्ट ख़राब, हमें लगता है शायद हमारी तैयारी में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि तैयारी में भी प्रॉब्लम हो, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस दिन जो एग्ज़ाम वाले 2 घंटे हैं उसमें आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। आप कितना वल्नरेबल स्टेट में हो। अगर ये कुछ एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इट विल कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। नाउ इफ़ यू वांट टू सेव योर UPPCS 2025 अटेम्प्ट and you want to get out of the trap of failing in prelims again and again, you have to watch this. अब हम देखते हैं what causes this fear, ठीक है। जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम की, तो हम उसका प्रिपरेशन शुरू करते ही एक उसकी पॉजिटिव रिज़ल्ट से, इस एग्ज़ाम के पॉजिटिव रिज़ल्ट से जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, यानी उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे हमारी लाइफ में, हम उसके अराउंड एक अपनी रियलिटी को इमेजिन करते हैं, ठीक है। हम उसे इमेजिन रियलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इस रियलिटी में हमने एक अपनी सक्सेस के अराउंड एक कहानी बुन ली अपने दिमाग में, ठीक है। जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें वो जो चीज़ अभी हमारे पास है भी नहीं, मतलब अगर हम फेल हुए तो हम वहीं रहेंगे जहाँ पे हम हैं, बट हमें उस इमेजिन्ड सक्सेस के लूज़ करने का डर होने लग जाता है। मतलब वी बिगिन टू फियर व्हाट वी डू नॉट इवन हैव राइट नाउ। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है हमें डर महसूस होने का, एग्ज़ाम के फेलियर से डर महसूस होता है, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन तो ये बहुत ही स्काई रॉकेट कर रहा होता है, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, बहुत मेजर रीज़न है ये। नेक्स्ट हो सकता है आपका प्रिपरेशन ही हैफर्ड है, कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है प्रिपरेशन में। अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली आप एक कंफ्यूज स्टेट में हो, जो कंफ्यूजन आपको इवेंचुअली डे ऑफ द एग्ज़ाम पे वल्नरेबल बना देगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर होना, आपको राइट सोर्सेज पता होना, क्या चीज़ कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, मतलब एक प्रॉपर गाइडेड तरीके से जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप ये फियर से नहीं बच सकते, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है। एग्ज़ाम डे पे चले गए, आपने तैयारी भी, चलो आपकी हैफर्ड भी नहीं है, आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आपके पास एग्ज़ाम वाले दिन पे एक प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्लान ऑफ एक्शन से मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप एग्ज़ाम को, पेपर को अप्रोच कैसे करोगे, कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रेंथ है और कौन से एरियाज़ आपके वीकनेस है। आपने अपना कोई स्वॉट एनालिसिस ही नहीं करा, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है, आप उस दिन अपना एटीट्यूड कैसा रखोगे, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस दिन के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे होते, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट उस दिन अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके बारे में हम प्रिपरेशन नहीं करते। तो नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन ऑन फॉर द एग्ज़ाम डे, ठीक है। देन एक फियर का रीज़न बहुत बड़ा हो जाता है, आपके टेस्ट सीरीज़ देते हो, टेस्ट सीरीज़ में लो स्कोर्स आ रहे हैं, उससे एक डर क्रिएट होने लग जाता है। 2 दोस्त दे रहे हैं साथ में, तो एक्स फ्रेंड के तो यार अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मेरा तो अच्छा स्कोर, हम एक छोटे वर्ल्ड में कंपटीशन करने लग जाते हैं और जो वाइडर रियलिटी है उससे दूर हो जाते हैं। तो ये तो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं है आपका टेस्ट सीरीज़ में क्या स्कोर आ रहा है। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन थोड़ी वहाँ पे आने वाले हैं। तो ये कुछ रीजंस बनते हैं जिससे हमारे को एक डर बढ़ता चला जाता है। एज वी कम क्लोजर टू द एग्ज़ाम ये फियर और मैग्नीफाई होता चला जाता है, ठीक है। अब इस फियर से होता क्या है, मैं इसको इतना ख़राब क्यों बता रही हूँ? देखो, इससे हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है, हम खुद अपने ऊपर करते हैं। एक तो एग्ज़ाम का तो है ही, एग्ज़ाम अपना स्ट्रेस देता है, अपना प्रेशर क्रिएट वो तो करता है, यहाँ हमारा डर हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ये स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करता है। इससे क्या होता है,
हम अंडर परफॉर्म करते हैं, यानी हम अपनी क्षमता से कम परफॉर्म करके, अगर कोई चीज़ आप कर ही नहीं सकते, वो आप नहीं कर रहे, तो कोई दुख की बात ही नहीं है ना। आप कर नहीं सकते थे, आपने नहीं किया, बट आप कर सकते थे और तब आप नहीं करके आए, तो वो है चिंता का विषय। ठीक है, तो अंडर परफॉर्मेंस एक बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, अब अंडर परफॉर्मेंस मैनिफेस्ट कैसे करता है? कोई चीज़ आपने पढ़ी है बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। आप पढ़ के गए हो अच्छे से, बट आपको ये भी याद आ रहा है कि यार मैंने ये पढ़ा था, बट आप उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आप एग्जाम में 7-8 सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हो, 7-8 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक ही करके आ रहे हो। नॉट करेक्ट देखना था, नॉट करेक्ट देखा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद किसी ऑप्शन क्वेश्चन में ये हो जाता है कि बी ऑप्शन था और आपने बी ही क्वेश्चन पेपर पे किया, बट OMR में डी कर दिया। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन है मान लो जिसमें आप पहले आपने बोला कि मैं A मार्क करूंगा। ठीक है, आपने दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, बट जब OMR भरने गए तो उसी क्वेश्चन पे दोबारा सोच रहे हो और A से C कर लिया। अब ये चेंज कर लेना ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि आप गलत ही करोगे, A सही था और C गलत था, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। बट ये मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक बहुत डाउट हो रहा है अपनी प्रिपरेशन पे, आप कॉन्स्टेंटली अपने ही जो एनालिसिस है उसको डाउट कर रहे हो वहाँ पे, तो ये एक अच्छी स्टेट में होना नहीं है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स, 1-8 सिली मिस्टेक्स अलाउड है, बहुत कंपटीशन है, आप 7-8 सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक होता है अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हमारी जो शॉक अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। शॉक अब्जॉर्प्शन से मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, एग्जामिनर भी आपके ऊपर उस दिन आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चंस ऐसे सीमिंगली डिफ़िकल्ट बना के या फिर डिफ़िकल्ट बना के। अब आपको, आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए इस शॉक को अब्जॉर्ब करने की। जैसे कि मान लो अब UPPCS में ये वाले स्टेटमेंट्स आ नहीं रहे अभी, है ना, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट वाला जो UPSC डाल रहा है। ठीक है, बट आप इस चीज़ के लिए अगर प्रिपेयर होके नहीं जाओगे कि ऐसा आ तो सकता है, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि UPPCS नहीं पूछेगा। डायनामिज्म ऐड कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वन लाइनर्स से अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स, क्रोनोलॉजी एंड व्हाट नॉट पूछ रहा है, तो ये भी पूछ सकता है ना, हाउ मेनी पेयर्स वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप जब पहले ही फियरफुल हो, बहुत डर रहे हो, अंडर परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो आपकी शॉक अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई ऑटोमेटिकली। अब जब आप वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हो हाउ मेनी पेयर वाला, या कोई बहुत सारी क्रोनोलॉजीज वाला, या ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया ही आपको प्रेशर में डालने के लिए, आपको कॉर्नर करने के लिए है, इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से जो एग्जामिनर चाहता है आप वो ही कर दोगे, यानी कि वो कॉर्नर करना चाहता था और आप हो गए। ठीक है, तो ये है जो फियर हमारे को एक ट्रैप कर लेता है, जिससे हमें बचना चाहिए। देखो, इट इज़ बैड दैट यू फेल्ड। ठीक है, बुरा है आप फेल हो गए, बट इट इज़ वर्स दैट यू फेल्ड व्हेन यू कुड पास। आप कर सकते थे पर आप नहीं कर पाए। फियर आपको यहाँ इस वर्स्ट स्टेट में डाल देता है। फेल आपको नहीं आता था, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, हमने सुना है ना। बट आप कर सकते थे जब आप नहीं कर पाए, ये चीज़ है जो दुख देती है, ये चीज़ है जो परेशान करती है। इस चीज़ के आंसर्स आप कहीं पे भी ढूंढते रहो, आपको मिलेंगे नहीं कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे पता था यही आंसर है। ठीक है, तो आपको अगर इस विशियस साइकिल से निकलना है तो दिस इज़ द डेविल दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड। आपको इसको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं हम इस फियर को हैंडल करेंगे कैसे। ठीक है, हाउ टू हैंडल दिस फियर। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 चीज़ें करेंगे तो ये फियर हैंडल हो जाएगा। 1 थिंग इज स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स हैं, एक तो यू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड द सेकेंड पार्ट इज यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम। तो दीज 2 थिंग्स, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर करेगा, आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, आपको फियर हैंडल करना सिखाएगा। एंड स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन बहुत तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं तो आपका एग्ज़ाम रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन क्या होती है वो देखते हैं। स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन का
4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्या है, रीडिंग द राइट मटीरियल। आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो और हर इम्पॉर्टेंट चीज़ के आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो, ठीक है। राइट मटीरियल से मेरा कहना क्या है, दैट राइट सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो। हर सब्जेक्ट का एक फिक्स्ड सोर्स रख के आप उसको मल्टीपल रिविजन्स दे रहे हो, ठीक है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया, आप राइट मटेरियल को राइट तरीके से पढ़ रहे हो, सेल्फ नोट्स बना रहे हो, आप प्रॉपर अपने सोर्सेज फॉलो कर रहे हो और स्टिक कर रहे हो उनसे, ट्रस्ट कर रहे हो अपने मटेरियल को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ PYQ एनालिसिस। इसको तो जितना आप इम्पॉर्टेंट मानो उतना कम है, ठीक है। आप अगर 9-10 घंटे पढ़ रहे हो डेली, तो आपको कम से कम 2 घंटे तो PYQ एनालिसिस करना ही चाहिए। PYQ एनालिसिस से आपको ये एक गाइड की तरह काम करते हैं। जैसे एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, PYQ एनालिसिस सिलेबस को और स्ट्रैटिफाई कर देते हैं और डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं, ठीक है। हमें और एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर गाइड करते हैं, जिससे हमें राइट मटेरियल चूज़ करने में भी हेल्प होती है और आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट थीम्स। क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्या चीज़ है जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करते हैं PYQ, ठीक है। किसी भी टेस्ट सीरीज से कुछ भी ले लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ एनालिसिस। जितना सिलेबस इम्पॉर्टेंट है उतना PYQ एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन फॉर्मेशन को स्टडी करो, और PYQ को सिर्फ देखना नहीं है, इनको प्रॉपर एनालिसिस यानी कि आपको स्टडी करना है, बैठ के टाइम देना है, क्वेश्चन फॉर्मेशन देखना है, एग्जामिनर के माइंडसेट को स्टडी करना है। किसी क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, मतलब उसने ये क्वेश्चन इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको PYQ एनालिसिस से पता चलेंगी, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करना। जब आप इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपको जो एक सिलेबस के बहुत वाइड या वास्ट होने का जो डर है वो नहीं होगा। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये मैंने अच्छे से कर लिया, तो आपकी हाफ ऑफ द टेंशन ख़त्म हो जाती है। पर ये पता कैसे चलती है इंपॉर्टेंट थीम्स, यहाँ से PYQ एनालिसिस से पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट। देखो, आप वन थिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर नहीं कर सकते। अगर हम करंट अफेयर, मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। इतना कि वो स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं या उनका स्टैटिक कमज़ोर रह जाता है। तो आप आइदर दोनों में से किसी भी चीज़ को अगर कम इम्पोर्टेंस दोगे या इग्नोर करोगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। करंट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन का इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप एक स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आपकी प्रिपरेशन में ये 3-4 चीज़ें हैं, तो आप निश्चिंत रहो, आपका फियर वाला एलिमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको पता है कि आपने वो पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आप बिल्कुल सही तैयारी करके गए हो। नेक्स्ट मैंने बोला कॉन्फिडेंस। अब इसके बारे में ना हमारे एस्पिरेंट्स में कोई ख़ास बात होती ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो 6-7 महीने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स रुक रहा है, और कुछ हैं जो 40-45 दिन पहले आएंगे, प्रीलिम्स की किताबें उठाएंगे, अपना मटेरियल पढ़ेंगे और प्रीलिम्स बहुत इजीली निकाल के चले जाएंगे। यानी वो बाउंड्री लाइन पे नहीं रहेंगे, कट ऑफ निकल जब एग्ज़ाम होगा और जो कट ऑफ एनालिसिस चल रहे होंगे वो आराम से कर रहे होंगे, अपने मेंस की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, जब बाकी सारे ये 6-7 महीने वाले देख रहे होंगे कि क्या कट ऑफ जाएगी, मैं बाउंड्री पे हूँ या नहीं हूँ। नहीं, वो कुछ नहीं, वो मेंस देने की तैयारी कर रहे होंगे। अब ये होता क्यों है? एक स्ट्रीमलाइन तैयारी के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पे यकीन रखना, ट्रस्ट करना अपनी तैयारी को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, स्कोप ऑफ द एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा है, अब हमें उसे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। कॉम्प्लिकेटेड तो ऑलरेडी चीज़ें हैं। जब आप उसको सिंप्लीफाई करके एक सही तरीके से पढ़ाई करके जा रहे हो और उसके बाद में अपने में भरोसा रख रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो अपनी इंस्टिंक्ट को, और एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर शो कर रहे हो एग्ज़ाम डे पे,
तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई रोक ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज नॉलेज। प्रिपरेशन जितना ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको शक भी होने लगता है कि कहीं मैंने कम तो नहीं करा, यार उसने तो, मेरे दोस्त ने तो इतना सारा पढ़ लिया यार, उसको तो सब कुछ याद है, उसने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे, मुझे तो एक भी नहीं आया। अब ये सब है जो हमें डाउट्स क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। जैसे जैसे एग्ज़ाम के पास आ रहे होते हैं ना, हम वल्नरेबल हो जाते हैं। तो जैसे ही वल्नरेबल होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस नीचे। इसको ऐसे समझो, एक पेंडुलम इमेजिन करो, ठीक है। आइडियल स्टेट में ये सेंटर में लाई करता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये पेंडुलम स्विंग करता है बिटवीन अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए हमारे दिमाग में एक ऑलरेडी बायस है, तो हम ये वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, हम कॉन्फिडेंस माइनस और कॉन्फिडेंस प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। आइडियली हमें सेंटर में रहना चाहिए, बट जब एग्ज़ाम है और हमारे पर एक प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पास होने का प्रेशर है, तो जैसे ही हम पे प्रेशर पड़ा, हम इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आइडियल स्टेट से डिस्टर्ब हो गए। अब जब आइडियल स्टेट से आप डिस्टर्ब होगे तो नेचुरल इंक्लिनेशन है आपका अंडर कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस माइनस की तरफ जाने का, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो कि मैंने सारी तैयारी करी है, जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरीके से करी है, PYQ एनालिसिस करा है, एक स्ट्रीमलाइंड वे में मैंने मेरी प्रिपरेशन रखी है। अब जब आपने वैसे रखी है और उसके बाद में आप अपने आप को एग्ज़ाम डे पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंस प्लस की स्टेट में रखो, थोड़ा सा एग्ज़ाम डे पे ऊपर रहो, मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर। अगर यहाँ तक सोच लो कि अगर एग्ज़ाम सेंटर पे आपके एक बच्चा मेंस देगा तो वो एस्पिरेंट आप होगे, अगर एक भी एस्पिरेंट इस सेंटर से पेपर देगा तो वो आप होगे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस प्लस पे जाओ। सारी तैयारी प्रॉपर स्टडी के बाद में ये थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड कॉन्फिडेंस प्लस का लेके जाओ। जैसे ही एग्ज़ाम में प्रेशर आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके ऊपर वो माहौल आपको ऐसे टेक ओवर करना शुरू करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस प्लस बैलेंस होके आप आइडियल स्टेट यानी कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे। अब आप कॉन्फिडेंटली अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने सोचा है, जो आप प्लान करके गए थे कि मैं एग्ज़ाम को ऐसे अप्रोच करूँगा, जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन था, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपने कितनी अच्छी प्लानिंग करी उससे आपका एग्ज़ाम नहीं हो गए, बट आप कितना अच्छा उस 2 घंटे में इम्प्लीमेंट करके आए अपने प्लान को, उससे आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस बारी मेरी बात मानकर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस प्लस की स्टेट में जाओ और अपने आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे। कॉन्फिडेंस आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है, ये तो करना ही है आपको फियर हैंडल करने के लिए। जब आप प्रिपेयर करोगे, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन होगी, आप कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ठीक है। डरने की वजहों को कम करो, बात करो ना अपने आप से, टॉक टू योरसेल्फ। किस बात का डर है यार, क्यों डरना है, किस बात का स्ट्रेस इतना लेना है, क्या चला जाएगा। आपने जितनी भी पढ़ाई करी, आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी। तो आप ये सारी चीज़ें करके, एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन करके, फियर मैनेजमेंट के ऊपर काम करके जब पेपर देने जाओगे तो आपका पेपर 100% क्लियर होएगा। आप ये बात मान के चलो, ठीक है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। सी यू सून।